हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस शैडोल में। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के जो है टॉपिक्स की बात करेंगे, जिनमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यताओं या विशेषताओं के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम नगर योजनाओं और संरचनाओं से। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी, जो कि संरचना था, स्ट्रक्चर था, वो किस तरह का था। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग थी। इसमें जो है काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। इसमें कुछ क्षेत्रीय जो है विविधताएं भी देखने को मिली है। कस्बों, गलियों, संरचनाओं, ईंटों के आकार, नलियों और की बनावट में, जो लेआउट में जो क्या देखी गई है, एक रूपता या सिमिलरिटी जो है देखी गई। हर एक क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो कालीबंगन हो, लोथल हो, सभी जगह जो है इस प्रकार की संरचनाएं अलग अलग देखने को मिली हैं, जो कैसी रही हैं, एक समान रही हैं। प्रत्येक शहर को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? प्रत्येक शहर को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, दो भागों में कौन कौन से? तो पहला जो भाग था, तो पहले भाग का जो लेआउट बताया गया है, तो पश्चिमी तरफ, इधर पश्चिमी तरफ एक ऊंचे टीले पर एक्रोपोलिस और बस्ती के पूर्वी निचले हिस्से पर क्या किया गया है, निचला शहर बसाया गया है। तो पहला जो भाग था वो कैसा था? ऊंचे टीले पर। ऊंचे टीले पर क्या किया गया था? ऊंचे टीले में दुर्ग या किले का निर्माण किया गया था। और पूर्वी हिस्से में निचला शहर बसाया गया था। पूर्वी हिस्से में निचला शहर बसाया गया था। दुर्ग की जो ऊंचाई है वो बहुत ऊंची होती थी, मतलब ऊंचे जगह पे जो उनको बसाया गया है, क्योंकि इनका निर्माण कहाँ किया गया है? इन इमारतों का जो निर्माण है मिट्टी और ईंट के चबूतरों के ऊपर किया गया। तो ये क्या होते थे? बहुत ऊंचे होते थे। और ये जो दुर्ग होते थे, ये कैसे होते थे? दीवारों से घिरे हुए रहे। ठीक है, वही बात करते हैं निचले शहर की। तो निचला शहर जो है, उसका जो भौतिक रूप जो था वो इससे काफी अलग था। निचला शहर जो आवासीय भवनें बनाए गए थे, जहां पे आम जनमानस जो है रहते थे। बस्ती का आकार जो था, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घरों की व्यवस्था जो है तो ग्रिड प्रणाली के तहत जो है बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को क्या करी हैं? लगभग समतल पर काटती थी। और शहर क्या हुआ था? अन्य ब्लॉकों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं या फिर जो इमारतें बनाई गई हैं, जो सड़कें बनाई गई हैं, तो ग्रिड प्रणाली का अनुसरण किया गया है। और सड़कों कैसे बनाया गया? एक दूसरे के लगभग समकोण में काटते हुए। और जो शहर बनाए गए हैं, तो शहर कैसे बने थे? शहर को अन्य कई ब्लॉकों में जो है बांटा गया था। क्लियर है? अब बात करते हैं हम जल निकासी प्रणाली की। तो बात ये हो गया हमारा शहर, दुर्ग और किले। अब बात करते हैं हम जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली का मतलब है ड्रेनेज सिस्टम। कि ड्रेनेज सिस्टम इनका कैसा था? तो जल निकासी प्रणाली ये जो है हड़प्पा कालीन बस्तियों की मुख्य विशेषताओं में से भी एक मानी जाती है। जल निकासी प्रणाली जो है तो हड़प्पा, कालीबंगन, नौसारो, चन्होदरो, अल्लादीनो, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इन सभी में है जल निकासी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो है जल निकालने की सुविधाएं जो है वो बनाई गई थी। हड़प्पा वासियों की जो जल निकासी प्रणाली है, उसमें घरों के अंदर जो अपशिष्ट होता था, तो अपशिष्ट जल का प्रबंधन किया गया था। अंदरूनी नालियां बनाई गई थी। दीवारों में वर्टिकल रूप से क्या किया गया था? पाइप जल निकासी के लिए लगाए गए थे। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से जो है जल निकासी के पाइप लगाए गए थे। दीवारों के माध्यम से गलियों में जो नालियां होती थी, तो गलियों में नालियों क्या किया गया? उनको जोड़ा गया था। नहाने के स्थान से गली की नालियों तक जो है जल निकासी की सुविधा जो यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। ऐसा मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने विकसित किया हुआ था। सभी घरों में जो नालियों की व्यवस्था थी, जिनसे जल निकासी कहाँ होती थी? गली की नालियों में जो है की जाती थी। और सभी स्थलों पर जो गली की नालियां हैं वो पकी हुई ईंटों की पाई गई हैं। अल्लादीनों में केवल छोड़ करके, अल्लादीनों में जो नालियां हैं वो किसकी पाई गई हैं? पत्थर की। कहां पर? अल्लादीनों। अल्लादीनों में जो नालियां हैं वो पत्थरों की पाई गई हैं। बाकी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल रहे हैं,
सभी स्थलों में पक्की ईंटों का जो है प्रयोग किया गया है। पका करके ईंटों को जो है नालियों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया है। हर घर में नालियां थी, ठीक है, हर घर में नालियों की व्यवस्था थी और सभी नालियां जो है कहाँ खुलती थी, गली की नालियों में खुलती थी। मोहनजोदड़ो की जो नालियां रही हैं उनके जो तल पर, नालियों के तल पर किसका यूज किया गया है, तो जिप्सम और चूने के प्लास्टर का उपयोग किया गया। इसके भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो मोहनजोदड़ो की नालियों के तल पर किसका साक्ष्य मिला है, जिप्सम और चूने के पत्थर के प्लास्टर का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साक्ष्य कहाँ प्राप्त होते हैं, तो इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो के नालियों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनमें से जो अधिकांश नालियां थी इनमें क्या किया गया है, मैन होल, ईंट और पत्थर के स्लैब जो है क्या किए गए, उसको ढके गए ताकि कचरा क्या हो, ताकि कचरा जो इकट्ठा हो जाए और उसको निकाल करके कचरे को साफ किया जाए। मोटे अपशिष्ट कचरे को नाली में जाने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है, जल निकासी प्रणाली में छोटे सेटलिंग पूल और जाल बनाए थे ताकि उनको भी जो है समय समय पर कचरा एकत्र करके उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे घर की, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो कैसे थे। तो घरों की बात करें तो अधिकतर घर किससे बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। अधिकतर जो घर थे किससे बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए। जो हड़प्पा की ईंटें हैं, चाहे वो धूप में सुखाई गई हो या आग में पकाई गई हो, सभी का जो ईंटों का जो आकार था वो कैसा था, सभी ईंटों का आकार समान था। मतलब एक ही नाप, एक ही आकार की जो है ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और ऐसी ईंटों का उपयोग जो है सभी हड़प्पा बस्तियों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बात करें तो हड़प्पा में जो है एक कमरे वाले घर से लेकर के बड़ी संरचनाओं के आकार वाले घर भी मौजूद रहे हैं। बड़े घरों में जो एक वर्गाकार आंगन के आसपास कई कमरे भी होते थे और इन घरों में जो है निजी कुएं, रसोई और नहाने के लिए चबूतरे भी प्राप्त हुए। इन घरों में गोपनीयता का भी ध्यान रखा गया है। कैसे गोपनीयता का ध्यान रखा गया है, कि जमीनी तल में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, तो ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़की प्राप्त नहीं हुई है, मतलब उन्होंने जो है ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियां नहीं बनवाई हैं, तो गोपनीयता का उन्होंने ध्यान रखा। इसके अलावा क्या किया उन्होंने, तो मुख्य प्रवेश द्वार से घर के अंदर का हिस्सा या आंगन सीधी आंखों से नजर नहीं आया, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता था। उन्होंने ऐसा घर बनाया है कि एक तो उन्होंने क्या किया है कि खिड़कियां भी नहीं लगाई हैं, दूसरा बाहर से कोई भी व्यक्ति उनके अंदर का हिस्सा या आंगन सीधे डायरेक्ट जो है नहीं देख पाया है, मतलब उन्होंने गोपनीयता का ध्यान रखा है। कई घरों में जो है दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए जो है सीढ़ियां भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो अगर एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर जाने के लिए, तो यहाँ पर छत में जाने के लिए यहाँ पर जो है सीढ़ियां भी बनाई गई थी। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है घरों का जो है इस तरीके ईंटें जो रही हैं, ईंटें कैसी रही हैं, समान अनुपात की थी, 1:2:4 के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, ईंटों का जो है शेप बनाया है। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, और ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो दुर्ग के टीले में पाया गया है। ये ईंट से बना हुआ एक बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसको जो ईंट से पूरे जो है तालाब को बनाया गया। इसकी जो लंबाई थी वो लगभग 11.88, लगभग कितना, लगभग 11.88 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और करीब 2.25 मीटर गहरी पाई गई। तो वहां पे स्नानागार मिला है जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर है और 7 मीटर करीब चौड़ाई है और 2.25 मीटर जो है गहराई है। और इसी के पास जो है स्नानागार के पास जो आंगन है, आंगन के पास एक आयताकार टैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्नानागार मिला है ये कहाँ मिला है, दुर्ग और टीले में मिला है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये किसके लिए किया गया होगा, विशेष लोगों के लिए स्नानागार बनाया गया होगा। जैसे वैदिक अनुष्ठान वगैरह हुए होंगे या किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान किया गया होगा, तो अनुष्ठान से पहले स्नान करने के लिए वो क्या किया गया, वहां पर स्नानागार बनाया गया था ताकि वो स्नान करके फिर अपना जो है पूजा पाठ जो भी करना होगा वो कर सकते थे। क्लियर है, अब आगे बात करेंगे हम अन्नागार। जो यहाँ से अन्नागार मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो अन्नागार बहुत बड़े डिजाइन में प्राप्त हुए हैं, है ना। तो अन्नागार जो है हड़प्पा नगरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है।
और जो ये इमारत पाई गई है वो करीब करीब 46 मीटर लंबे, 15.5 मीटर चौड़े इस अन्नागार पाए गए हैं। तो ये जो इमारतों की लंबाई और चौड़ाई होती थी तो 45 मीटर जो है लंबाई हुई, 45 या 46 मीटर के लगभग जो है लंबाई मिली है, और 15.5 मीटर के करीब जो है इन इमारतों की चौड़ाई पाई गई है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार, कितने अन्नागार प्राप्त हुए? 6 अन्नागार, जो कि 6 अन्नागार कतार में पाए गए। 6 अन्नागार की 2 कतार जो है पाई गई है, और प्रत्येक अन्नागार करीब करीब 15.5 मीटर लंबे और करीब 6 मीटर जो है चौड़े पाए गए। ये कहाँ स्थित होते थे? तो ये कुछ ही मीटर की दूरी पर नदी के किनारे जो ये बनाए गए थे। इनका लगभग क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग क्षेत्रफल है वो 43,81,025 वर्ग मीटर जो है लगभग मापा गया है। ठीक है। और ये जो है मोहनजोदड़ो जो विशाल अन्नागार थे, ये सभी जो है लगभग क्या हुए हैं, जितने भी यहाँ पे स्थल पाए गए हैं हर जगह इन्हीं आकार के जो है अन्नागार मिले हैं। आगे बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। ठीक है। यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी, उर्वर उपजाऊ मिट्टी रही है, इसमें क्या हुआ है? कृषि को जो है ज्यादा उत्पादन बढ़ाने में योगदान मिला है। दूसरी चीज, यहाँ के लोग क्या थे? यहाँ के लोग जो है पशुओं को भी पालते थे, अच्छे पशुपालक रहे हैं। ठीक है। और सबसे जो इनका अर्थव्यवस्था का स्रोत था, तो अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या रहा है? कृषि था। अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था? कृषि था। कृषि की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ है? अनाजों में जौ, गेहूं, दाल, काबुली चना, तिल जो है यहाँ पर उगाए गए हैं। बानावली में क्या किया गया है? बानावली में जो उच्च गुणवत्ता का, बानावली में उच्च गुणवत्ता का क्या मिला? जौ मिला है। ठीक है। तो बानावली जो हरियाणा में है, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला क्या प्राप्त हुआ? हमको जौ का उत्पादन मिला है, जौ साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में किसके साक्ष्य मिले हैं? बाजरा के साक्ष्य मिले। गुजरात में बाजरा के साक्ष्य मिले। चावल उत्पादन की स्रोत या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होते, केवल कहां पर? लोथल, लोथल और रंगपुर में, लोथल और रंगपुर में क्या मिला है? मिट्टी के बर्तनों में भूसी लगी हुई मिली। ठीक है। जो चावल की भूसी से थोड़ा पता लगाया गया, उसे जानकारी इकट्ठा की गई। हो सकता है कि चावल जो है उत्पादन किया जाता रहा हो, लेकिन ऐसे प्रमुख जो है अधिक रूप से जो है चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त यहाँ पे नहीं होते। हड़प्पा सभ्यता में चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल कहाँ मिला है? लोथल और रंगपुर में। भी कैसे? भूसी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो मिट्टी के बर्तनों में लगा हुआ था। ठीक है। फिर बात करते हैं खेती में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का जो है किसने किया है? हड़प्पा वासियों ने किया। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया। किसका उत्पादन किया है? कपास का उत्पादन किसने किया? हड़प्पा वासियों ने किया। और इसी कपास को जो यूनानी होते तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने सिंडन कहा है। ठीक है। तो कपास को यूनानी ने क्या कहा है? सिंडन कहा है। कपास को सिंडन किसने कहा? यूनानी ने कहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे कि मोहनजोदड़ो में कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला है। कैसा टुकड़ा मिला है कपड़े का? बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, प्रौद्योगिकी की। अगर बात करें तो यहाँ पर मोहरों और टेराकोटा मूर्ति पर जो है क्या किया गया है? चित्रकारी किया गया। इस पर मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर क्या की गई? चित्रकारी की गई है। और इन्हीं चित्रकारियों से जानकारी मिली कि हड़प्पावासी क्या होते? बैल नामक जीव से परिचित थे। और ये जो बैल हैं, बैलों का किसके इसलिए इस्तेमाल किया जाता था? तो जो जुताई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर है। बानावली हरियाणा में है। बानावली के चौथिस्तान से के स्थलों से क्या मिला है? हल्का टेराकोटा मॉडल मिला। कालीबंगन राजस्थान से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कैसे खेत के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ पे उन्होंने जो जुताई की है तो वो 2 प्रकार की जुताई की है, मतलब गैप लगा करके। इसका मतलब ये था कि एक ही साथ जो है 2 फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती थी। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की 2 फसलें क्या की गई है? एक साथ यहाँ पर उगाई गई है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई जो रहा है यहाँ पर जो है अर्धशुष्क भूमि होती थी,
और सिंचाई का जो एकमात्र साधन क्या रहा है कि उन्होंने जो है जल को एकत्र किया है। ठीक है, नहरों का प्रमाण प्राप्त कहीं नहीं होता, केवल अफगानिस्तान के सोरतुगाई से क्या मिला है, नहरों का प्रमाण मिला, लेकिन नहरों का प्रमाण और कहीं प्राप्त नहीं होता है। धौलावीरा में जो है टैंक मिले हैं, तो टैंक का मतलब यही है कि वो क्या करते थे, खेती के लिए जल का संग्रहण करते थे। और बात रही सिंचाई का, तो वो किस पे निर्भर रहे हैं, वो निर्भर रहे हैं हिमालयी नदियों पे और मानसूनों पर, यहाँ पर ये जो है निर्भर रहे। ठीक है, तो सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, सिंचाई के लिए कोई किसी प्रकार के नहरों के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए, केवल एक जगह प्राप्त हुआ है, कहाँ हुआ है, अफगानिस्तान के सोरतुगाई में। ठीक है, और धौलावीरा में क्या मिले, जल के टैंक मिले। तो इससे ये पता लगाया गया कि जो जल के टैंक बनाए गए हैं, तो ये हो सकता है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए इन्हें बनाया हो। ठीक है, अब अनाज के भंडारण की बात करें तो अनाज के भंडारण का हमने देखा अन्नागार के रूप में, ये सब कहाँ मिले हैं, तो विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जानवरों की, कि जानवरों को जो है पालतू बनाया इन्होंने कि नहीं बनाया। तो जानवरों को जो है इन्होंने पालतू बनाया है, और हड़प्पा स्थलों पर जो है तो गाय का नहीं मिला, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की क्या मिली है, यहाँ पर हड्डियां मिली हैं। और इन्हीं जानवरों को क्या बनाया गया था, पालतू बनाया गया था। इन्हीं स्थलों में से सुअर, हिरण, घड़ियाल जैसे जंगली प्रजातियों की भी हड्डी मिली है। मतलब इन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने इनका शिकार किया है। और ये शिकार कौन करते थे, स्वयं करते थे, या फिर शिकार करने वाले अन्य समुदाय से भी ये क्या करते थे, मांस जो है प्राप्त करते थे। इन्हीं स्थलों में से मछली और मुर्गी की भी हड्डियां पाई गई हैं। घोड़े की उपस्थिति नहीं देखने को मिलती है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर हड़प्पा काल से मिले हैं। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले, पूर्ण अवशेष मिले हैं। लोथल और धौलावीरा में भी घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। गाय का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। बिना कुबड़ वाला और कुबड़ वाला दोनों प्रकार के बैल की उपस्थिति के प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कालीबंगन में ऊंटों की हड्डियां भी मिली हैं, और इन ऊंटों की जो इन ऊंटों का जो उपयोग था, वो उपयोग किस लिए किया जाता था, बोझ ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए। ठीक है, समुद्री कैटफिश की भी हड्डियां मिली हैं। तो ये समुद्री कैटफिश की हड्डियां मिलने से ये पता लगाया गया कि जो उनका व्यापार था वो विदेशी व्यापार, मतलब देश के बाहर भी व्यापार किया गया है। साथ ही साथ बिल्ली और कुत्ते को क्या किया गया था, पालतू बनाया गया था, है ना। और इन स्थानों से जो कुत्ते और बिल्ली हैं, इनके क्या मिले हैं, इनके जो है पैरों के निशान मिले। अब आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है, तो गधों और ऊंटों दोनों को, गधों और ऊंटों को बोझ ढोने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। मिट्टी के बर्तनों में खरगोश, जंगली पक्षी और कबूतर के भी साक्ष्य जो है यह चित्रकारी प्राप्त हुई है। गुजरात में हाथियों को पालतू बनाने का प्रमाण मिला है। कहां से, गुजरात से हाथियों को पालतू बनाने का प्रमाण मिला है। शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अमरी में जो भारतीय गेंडे हैं, इनके अस्तित्व की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर हम बात करेंगे क्राफ्ट या इंडस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं शिल्प और उद्योग। तो क्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो विशिष्ट शिल्प जो है पेशे आधारित था। यहाँ पे जो है मनका बनाया गया, धातु कर्म, जहाज निर्माण, कपड़ा, ईंट बनाना, बढ़ईगिरी, शंख काटना, मुहर बनाना, बाट बनाना, पत्थर की चिनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा कला, ये सभी कहाँ पे किए गए, हड़प्पा सभ्यता काल में ये बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। यहाँ पे जो है धातु कर्म के उद्योग भी मिले हैं। इसके अलावा जो है कपड़ा उद्योग भी यहाँ से प्राप्त हुआ है ना। मोहरे यहाँ बनाई गई हैं, नाव बनाया गया है। तो ये अलग अलग स्थलों में जो है ये कार्य किए गए हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे उद्योग भी जो है फले फूले हैं सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे बंदरगाह भी मिला है लोथल में। लोथल में क्या मिला है, बंदरगाह मिला है। और ये बंदरगाह में जो है डॉक यार्ड भी मिला है, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ पर क्या किया जाता था, माल को उतारा और चढ़ाया जाता था। ठीक है, शंख काटने वाले उद्योग मिले हैं, हाथी दांत काटने वाले उद्योग मिले हैं। और कई जगह से क्या किया गया, कई शहरों से धातुओं को मंगवाया जाता था। कई स्थल ऐसे पाए गए हैं जहां पे धातुओं को जो है मंगवाया जाता था। व्यापार जो है, तो व्यापार 3 प्रकार से किया गया है। तो आंतरिक व्यापार था, बाहरी व्यापार था और प्रमुख व्यापार था। आंतरिक व्यापार की बात करें तो हड़प्पा
कि शहरों के बीच आंतरिक व्यापार होता था, जो सिंधु नदी के माध्यम से किया गया। ठीक है, बाहरी व्यापार की बात करें तो इनका व्यापार बाहर विदेशों में भी था, जैसे मेसोपोटामिया, फारस और अरब के साथ ये व्यापार करते थे। अच्छा, प्रमुख निर्यात में क्या क्या थे? तो सूती वस्त्र, खाद्यान्न, आभूषण, विलासिता का सामान, इमारती लकड़ी, हाथी के दांत, लापिस लाजुली, ये क्या किया उन्होंने निर्यात किया है। आयात की बात करें तो उन्होंने क्या किया? चांदी, टिन, तांबा, सोना जैसे कीमती धातुएं और ऊनी वस्त्रों का उन्होंने क्या किया है? इन्होंने आयात किया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इनसे दूरस्थ भूमियों से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से देशों के इनके संपर्क थे। तो दूरस्थ भूमियों से संपर्क के जो प्रमाण मिले हैं वो ओमान से प्राप्त हुआ कि ओमान के साथ में इनका क्या था? इनका व्यापारिक संबंध था। क्यों? क्योंकि ओमान में यहाँ के निकल के टुकड़े प्राप्त हुए, जो हड़प्पा कलाकृतियों के निकल के टुकड़े थे वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? ओमान में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया में यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बहरीन में भी यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब मेसोपोटामिया, बहरीन, अरब, ओमान तक क्या था? इनके जो है व्यापार जो है किया जाता था। व्यापार उन्होंने वस्तुओं का जो आयात और निर्यात इन जगहों पर भी किया है। बात करते हैं राजनीतिक संगठन की। तो राजनीतिक संगठन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कोई ऐसी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ परिकल्पना की गई है। परिकल्पना करने वाले कौन है? पुरातत्वविद हैं। तो कई पुरातत्वविदों के अपने अपने मत हैं और सभी के मत जो है अलग अलग है। किसी का कहना है कि हड़प्पा समाज में कोई शासक नहीं था। ठीक है, और यहाँ सभी को समान दर्जा प्राप्त था। कोई भी पुरातत्वविद क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे, यानी मोहनजोदाड़ो का एक शासक, हड़प्पा का दूसरा, रंगपुर का तीसरा, लोथल का अगला, मतलब हर स्थलों में जो है अलग अलग राजा, अलग अलग शासक ने क्या किया है? शासन किया है। शिल्प कृतियों में समानता मिली है, योजनाबद्ध बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ईंट के आकार का मानकीकृत अनुपात मिला है, एक समान अनुपात के जो है ईंट मिले हैं, कच्चे माल के स्रोतों के पास बस्तियों की स्थापना मिली है। तो इससे यह पता लगाया गया कि स्थल तो अनेक थे लेकिन राज्य केवल एक था। ठीक है, एक समान नगर योजना मिली है, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली मिली है, स्वच्छता और मलजल सुविधाएं मिली हैं, अन्नागार, समान मापतौल व्यवस्था, मानकीकृत ईंटें क्या करी है? एक केंद्रीकृत प्रशासन जो है उन्होंने स्थापित किया। और ये सारी चीजें तभी संभव हो पाई जब क्या था? केंद्र प्रशासन जो है केवल एक था। इन्हीं के अनुसार जो है सारे स्थलवासी जो है कार्य करते थे, है ना। जो जिस क्षेत्र में था वो क्या करता था? जैसे अभी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या करती है? 29 राज्यों को कंट्रोल करती है। तो ऐसा ही माना गया कि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था एक रही होगी और ये सभी स्थलों को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो ये उनका राजनीतिक संगठन था। सभी विद्वानों को अपने अलग अलग मत है। आगे बात करेंगे हम सामाजिक संगठन की कि लोग कैसे होते थे। लोग विषम जातीय थे, जो अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे, भाषाई रूप से द्रविड़ थे। ठीक है, विभाजन की बात करें तो घरों की बनावट से समझ में आता है कि सामाजिक विभिन्नता अलग अलग रही होगी, मतलब समाज में अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर रहे हैं। पोशाक आभूषणों की बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे? दो कपड़े पहनते थे। ज्यादातर उन्होंने सूती और ऊनी वस्त्र जो है धारण किया है। स्त्रियों ने अपने सौंदर्य पर ध्यान दिया, उन्होंने चूड़ियां पहनी, कंगन, कान की बालियां, अंगूठियां, काजल और लिपस्टिक का प्रयोग क्या करती थी? सजने संवरने के लिए करती थी। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लिपस्टिक का साक्ष्य, काजल का साक्ष्य, अंगूठियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से। खान पान की बात करें तो जो हड़प्पा वासी होते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इन्हें डेयरी का भी ज्ञान था। इन्हें जो है ये बात जानकारी थी कि जो है जानवरों से दूध का उत्पादन भी किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। मनोरंजन की बात करें तो इन्हें नृत्य संगीत में रुचि थी। ये पासा खेलते थे, इन्हें जो है पासा खेल से ये परिचित थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है टेराकोटा के क्या प्राप्त हुए हैं? यहाँ से खिलौने प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। अब आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाएं रही हैं, तो महिलाओं को देवियों के रूप में तो पूजा गया है, लेकिन उनको महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। उनको देवियों के रूप में पूजा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मातृ देवी की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे ये समझ में आया कि ये देवी को तो पूजते थे लेकिन केवल देवत्व की कल्पना करने के लिए। ये महिलाओं को जो उतना सम्मान उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती हैं जहां पर महिलाएं क्या कर रही हैं? घरेलू काम करती हुई नजर आ रही है ना। गेहूं पीस रही हैं, गूंथ रही हैं, ऐसे जो है। तो ये पता चला कि यहाँ पर महिला क्या थी? खाद्य प्रसंस्करण
गतिविधियों में संलग्न रहती थी, मतलब वो कैसी थी, हाउस वाइफ थी, गृहिणी रही। ठीक है, यहाँ पर जो समाज था, तो प्राचीन समय समाज में जो है प्रसव प्रक्रिया खतरा थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर ऐसा मिला है कि जो मोटी स्त्रियां दिखाई गई हैं, जिनको ऐसा बताया गया है कि गर्भवती रूप महिलाओं को जो है दर्शाती है। खुदाई में महिला और बच्चे का शव मिला है, जिसे अनुमान लगाया गया कि ये जो शव है, ये बच्चे को जन्म देते समय तो जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई होगी और उनको वहां पे वो दफना दिए होंगे। क्लियर है? स्त्रियों को जो है दूध पिलाते हुए शिशु को जो है चित्रित बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है एक ऐसी टेराकोटा की मूर्ति मिली, कहाँ मिली है? नौसारों में, जहाँ पे पुरुष और स्त्री अपने बच्चे को जो है हाथ पकड़े हुए खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उसको पुचकारते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक मान्यता और प्रथा की। तो हड़प्पा काल में जो है मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा काल में मंदिरों के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ स्त्री देवी की एक मूर्ति मिली है, जिसे मातृ देवी का प्रमाण मिलता है, यहाँ पे ये पूजा करते रहे होंगे। एक मुहर के साथ एक पुरुष आकृति मिली है, जो योग मुद्रा में बैठी हुई है, और ऐसा माना गया कि ये कौन है? ये शिव है, पशुपति महादेव है। उनके सिर पर एक त्रिशूल जैसा मुकुट है, आसपास जानवरों से घिरे हुए हैं, और ये किसके समान प्रतीत होते हैं? ये होते हैं शिव के समान प्रतीत होते हैं। तो यहीं से जानकारी मिली। हो सकते हैं कि आदि शिव है, आदि शिव की पूजा होती रही होगी, क्योंकि आदि शिव जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं माने जाते हैं, उनका प्रारंभिक रूप माने जाते हैं देवताओं का। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पत्थर में लिंग पूजा के प्रमाण मिले। मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन ऐसे मूर्तियां और पत्थरों में लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये शैव धर्म से संबंधित रहे होंगे। पशु और वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है, पशुओं में तो उन्होंने कुबर वाले बैल और गेंडा, पीपल का पेड़, इनका भी उन्होंने पूजा किया है। सर्प देवी की टेराकोटे की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? गुमला में मिली है। अग्नि पूजा उन्होंने की है, अग्नि वेदियां प्राप्त हुई हैं। मवेशियों की हड्डियों के साथ जो है अग्नि वेदी के प्रमाण मिलते हैं, जो कि उन्होंने अनुष्ठान के लिए किया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह। तो स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये कहाँ से होती है? हड़प्पा सभ्यता से। तो स्वास्तिक चिन्ह के जो है प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सब क्या करते थे? बुरी आत्माओं में विश्वास करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी जो है बुरी आत्माओं में विश्वास करते थे। यहाँ से ताबीज वगैरह प्राप्त होती है। तो मोहनजोदड़ो में जहाज के प्रतीक वाला टेराकोटा ताबीज मिला है, और मोहनजोदड़ो से तांबे की गोलियां मिली, जिससे ऐसा माना जाता है कि ये जो है राक्षस या शैतान से डरते थे। क्लियर है? अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। तो वो क्या किया उन्होंने? तो दफनाने की प्रथा और कब्र को समान रखने से ये पता चला कि ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। हड़प्पा वासियों के दफनाने के तरीके थे, तो ये क्या करते थे? चोरी, मोती, तांबा जो सामान है, तो मृतकों के साथ रख करके दफना देते थे। अर्थात हड़प्पा वासी क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। 3 प्रकार से उन्होंने क्या किया है? दफनाया है। पहला किया पूर्ण अंत्येष्टि, जिसे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में कब्र में सामान के साथ, वस्तु के साथ क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। आंशिक अंत्येष्टि की बात करें तो आंशिक अंत्येष्टि ऐसा है जिसमें क्या किया जाता था? जंगलों में मृत शरीर को पक्षियों और जंगली जानवरों के सामने रख दिया जाता था। उसके बाद जो अस्थियां बचती थी उसको क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। ऐसे जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसको क्या कहा गया है? आंशिक अंत्येष्टि, फ्रैक्शनल ब्यूरियल कहते हैं। फिर तीसरा है दाह संस्कार के बाद की अंत्येष्टि। हिंदू धर्म में ये काफी प्रचलित है कि दाह संस्कार के बाद राह को क्या किया जाता है? दफन किया जाता है, पानियों में जाकर के बहा दिया जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा में जो है कई प्रकार की कब्रगाह प्राप्त होती है। लोथल में क्या हुआ है? पुरुष और स्त्री के एक साथ 3 संयुक्त और दोहरे शव मिले। कालीबंगन में दफनाने का प्रतीकात्मक क्या मिला है? प्रमाण मिला है, यानी एक समान, एक ऐसी कब्र जिसमें बर्तन तो है लेकिन हड्डियां या कंकाल नहीं है। फरमाना हरियाणा में जो क्या हुआ है? 70 कब्रों वाला सबसे बड़ा कब्रिस्तान खोजा गया। राखीगढ़ी हरियाणा में परिपक्व हड़प्पा चरण के 4 कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिजनौर में एक महिला का कंकाल मिला है। चांडायन उत्तर प्रदेश में क्या एक कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी पर तांबे का मुकुट है। हड़प्पा में कब्रगाह मिली है। रोपड़ पंजाब में एक अंडाकार गड्ढे में मानव को क्या किया गया है? कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य कहां मिले? रोपड़ पंजाब।
अंडाकार गड्ढे में जो है मानव को क्या किया गया, दफनाया गया। सिरकोटदा गुजरात में कब्र में जो है मिट्टी के बर्तन मिले, यहाँ पे कंकाल प्राप्त हुई है, कब्र बनाया गया था, कब्र में मिट्टी के बर्तन को दफनाया गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे हड़प्पा लिपि। हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये अब तक खोजे गए शिलालेख क्या है, सबसे छोटे हैं और ये मोहरों पे उकेरे गए हैं। इसकी समस्या ये है कि क्या किया, इनको पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि मोहरों पर जो है उकेरे गए, सबसे छोटे छोटे शिलालेख हैं। और शिलालेख में वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें क्या किया गया है, वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें अंकों का प्रयोग किया गया है। जो सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो है चित्रात्मक रूप से वर्णों के रूप में नहीं लिखा गया है, चित्रों के रूप से समझाया, इसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफी। तो कुल मिलाकर करीब 250 से 400 चित्र मिले हैं और सभी चित्रों में जो है प्रत्येक अक्षर जो किसी ध्वनि, विचार या वस्तु को दर्शाता है। और ये जो लिपियां लिखी गई हैं वो कैसी लिखी गई हैं, दाएं से बाएं ओर लिखी गई। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा काल के माप और तौल की। यहाँ पे माप तौल की सुविधा थी, यहाँ पे जो बाट का जो है इन्होंने इजाद कर लिया था, बाट उन्होंने बना लिया था और उसको मापने तौलने के लिए क्या गया, कांसे का जो है पैमाना बनाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कला की। मोहम्मद सिंधु कालीन कला की बात करें, आर्ट की बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मोहर, पहली बात करें मोहरे, तो मोहरों का जो है प्राचीन शिल्प कौशल में सिंधु सभ्यता का उत्कृष्ट योगदान माना जाता है। ठीक है, हड़प्पा की जो बस्तियां, यहाँ से 2000 से अधिक मोहरे मिली और सभी जो हड़प्पा मोहरे थी कैसी थी, 2 बाई 2 वर्ग इंच की जो है एक वर्ग पट्टिका थी। ठीक है, जो क्या था, नरम नदी के पत्थर या सेल खड़ी पत्थर से जो है बनाई गई थी। प्रत्येक मोहर में एक चित्र लिपि खोदी गई थी और इन लिपियों को भी क्या किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, सोने और हाथी के दांत की भी कुछ मोहरें मिली गई, सोने और हाथी दांत से बनाई हुई क्या मिली है, मोहरें मिली हैं, जो आकार में कैसी, चौकोर है और सेल खड़ी से बनी है। कुछ गोल मोहरें भी पाई गई हैं, कुछ अर्ध चित्रात्मक लिपि में लिखी हुई मोहरें पाई गई हैं, कुछ जानवरों के साथ भी उकेरी हुई लिपियां पाई गई हैं, मोहरें पाई गई हैं। कुछ मोहरों पर क्या है, केवल लिपि खुदी हुई और किसी पर भालू, पेड़, मानव, अर्ध मानव रूप में जो है इनको चित्रित किया गया है। क्लियर है। मोहरों की बात करें तो जैसे एक सींग वाला गेंडा है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, इसमें क्या किया गया, उसको चित्रित किया गया है। तो इसमें पशुपति की मुहर भी पाई गई, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि पशुपति की मुहर, जिसमें क्या किया गया, जिसमें त्रिशूल वाला मुकुट पहनाया गया है और केंद्र में जो है एक मुद्रा में एक आकृति बैठी हुई है, इसके आसपास क्या है, जानवर है। आकृति के दाईं ओर क्या है, हाथी है और बाघ है, तो हाथी और बाघ को चित्रित किया गया है। और बाईं ओर किसको किया गया है, तो गेंडा और भैंसा बनाया गया है। और इन जानवरों के अलावा इस आकृति में जो आसन की नीचे तरफ है, मुद्रा की नीचे तरफ है, वहां पर क्या बनाए गए हैं, 2 मृग दिखाए गए हैं। ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो यहाँ पर जो है तो चाक के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन जो है मुख्य रूप से चाक के बने होते थे, हाथ से बहुत कम बर्तन बनाए। चाक वही जिससे जो कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी को जो है सेक देते हैं और क्या बना देते हैं, बर्तन मिट्टी का बना देते हैं। तो चाक का प्रयोग पहले भी किया गया, वहां से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और चित्रित बर्तनों की तुलना में जो है मिट्टी के सादे बर्तन अधिक बनाए गए, मिट्टी के सादे बर्तन अधिक बनाए गए, चित्रित बर्तन जो है कम देखने को मिलते हैं। जो बर्तन थे वो लाल मिट्टी के होते थे, महीन लाल भूरे रंग की परत होती थी। काले रंग के बर्तनों पर लाल रंग की धारियों की महीन परत होती थी और चमकीले काले रंग से ज्यामिति पैटर्न और जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, बहुरंगी मिट्टी बर्तनों की बात करें जिसमें पॉलीक्रोम पॉटरी कहते हैं, बहुत कम देखने को मिले हैं। मुख्य रूप से लाल, काले और हरे, कभी सफेद और पीले रंग के ज्यामिति पैटर्न से भी ये सजाए गए। हड़प्पा के बर्तन आमतौर पर पेड़ों के डिजाइन से सजाए गए। हड़प्पा के जो बर्तन है नॉर्मल जो है इनको पेड़ों के डिजाइन के रूप में सजाया गया है। और कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर क्या हुआ है, पुरुषों के चित्र भी मिले हैं। याद रखिएगा, कुछ में पुरुषों के चित्र भी मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन की। हड़प्पा सभ्यता का पतन और विलुप्ति कैसे हुआ, डिक्लाइन एंड डिसअपियरेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली, इसके बाद इस संस्कृति का धीरे धीरे पतन होने लगा। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 2 महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हो गए,
लुप्त हो गए, उनका पूरी तरह से पतन हो गया। और जो बाकी बचे हुए जो हड़प्पा स्थल थे वो धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहरी इलाके जो है अपने पतन के अंतिम चरण तक बने रहे। जहां हम पढ़ते हैं उत्तर हड़प्पा काल में, तो ये स्थान क्या थे, अंतिम तक जो है रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद धोकर संस्कृति का उद्भव हुआ है। इसका हुआ धोकर संस्कृति का। झोकर वह पहला स्थल है जहां इस संस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण मिला है। पश्चिम पंजाब और बहावलपुर में विकसित इस संस्कृति को कब्रिस्तान एच संस्कृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया है कि क्या कारण है पतन के, तो सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि बाढ़ और भूकंप के कारण जो है ये सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा कारण बताया सिंधु नदी का अपने स्थान से खिसकने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। किसी ने बताया कि घग्गर नदी की शुष्कता में वृद्धि और इसके सूखने के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। किसी का कहना है कि बाहरी आक्रमण, बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा जो है आक्रमण किया गया होगा, इस नरसंहार से क्या हुआ होगा कि यहाँ पर ये सभ्यता समाप्त हुई। यहाँ पे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर मानव के कंकाल पड़े हुए मिले हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा अंदाज लगाया गया कि हो सकता है कि बाहर से आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ हो और लोग जो मारे गए हों और ये सभ्यता का क्या हो गया हो, पतन हो गया हो। साथ ही साथ पारिस्थितिकी असंतुलन का भी सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिया, इतिहासकारों ने दिया, पुरातत्वविदों ने दिया। फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने परिस्थितिकी असंतुलन को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसे? फेयर सर्विस, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण जो है क्या हो गया होगा, ये सभ्यता जो है खत्म हो गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये पतन के कारण थे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी धारणाएं दी है ना। अब आगे हम बात करेंगे कि हड़प्पा कालीन परंपराओं का हस्तांतरण कैसे हुआ। तो नगरों का अंत हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं था, याद रखिएगा कि नगरों का जो अंत है वो हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं था, क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों से जानकारी मिलती है कि हड़प्पा कालीन समुदायों का विलय आसपास के कृषि समूहों के साथ में हो गया था। नगरीकरण के पश्चात जो हड़प्पा कालीन समुदाय बचे रहे, उन्होंने क्या किया है, अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखा है। ठीक है, तो यहीं से लगभग जो है सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है। लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग स्थलों के नाम, उत्खनन वर्ष, उत्खननकर्ता, नदी क्षेत्र, प्रमुख पुरातात्विक खोज जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे लिए फैक्चुअल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करके बताऊंगा। अभी जो मैंने आज बताया है तो पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और उसके स्थलों को मैंने आपके सामने मौखिक रूप से रखा है। अगर आप यूपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।